हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पटना स्टडी क्लब में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह से बायोलॉजी, जो आने वाले एग्ज़ाम दरोगा, बीपीएससी टीचर बहाली, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पादित होता है अंगूर। आगे देखिए, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था में आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केंचुआ होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकिकी, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में। अब आगे देखिए, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। सब्जी के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है? ऑस्टियोलॉजी में होता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेटोलॉजी में। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, एक छोटा सा घेरा में दिया हुआ है जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक। एक तरफ है जीव विज्ञान की शाखा और जनक है। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन हुगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी हेनरी एंटन डी बेरी। आगे देखिए, पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर। आगे देखिए, अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस अल्वा एडिसन। आनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। आनुवंशिकी अभियांत्रिक पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइकोलॉजी, विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान MOP आयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी एंटनी बान ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा एंडरसन। आगे थोड़ा सा देखिए, जंतु विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आगे पन्ना में देखिए, आगे घास विज्ञान यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। घास विज्ञान के अध्ययन घासों का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी यानी शैवाल का अध्ययन। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रोयोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है इसमें। केसिडोलॉजी पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन भी किया जाता है इसमें। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधे का वातावरण से संबंध का अध्ययन है। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। एथनो बॉटनी, इसमें जो है आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री, इसमें वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन है। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। अब देखिए, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन है। अब माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा या वैज्ञानिक अध्ययन होता है। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन होता है। पेलियोबॉटनी, इसमें जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। पेलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन होता है इसमें। फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी, इसमें विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन होता है। फाइटोजियोग्राफी पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन होता है। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन होता है।
स्पर्मेलॉजी बीजों का अध्ययन, हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने की प्रक्रिया, हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। अब देखिए आगे जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। एनाटॉमी में इसमें जो है विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना होता है एनाटॉमी में। अब एंथ्रोपोलॉजी इसमें जो है मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन होता है। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन होता है। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन होता है। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन होता है। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन होता है। हिमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमेलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का इसमें अध्ययन करते हैं। और ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन होता है। और निथोलॉजी इसमें पक्षी विज्ञान का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन होता है। टेक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। एक थोड़ा सा देखिए पॉइंट में, आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेरोंटोलॉजी, जरा विज्ञान को। अब देखिए जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास होता को देखते हैं आगे। अब देखिए जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने किया था। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नॉन मानव को। अब देखिए वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। आगे देखिए विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। उद विकास का मुख्य कारण क्या है? कारक प्राकृतिक वर्णन है। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज। अब आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। फिर से देखिए एक बार, आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। अब देखिए मैमथ है किस जीव का पूर्वज है? हाथी का है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल की, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीवन में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीन, इसको स्टारफिश कहते हैं जी। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम में। अब देखिए डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं। डायनासोर किसके अंतर्गत आते हैं? सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ है। बोल देगा कि डायनासोर का किस युग में विकास हुआ है? मेसोजोइक युग में। अब आगे देखिए नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? इसमें पाया जाता है क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाएं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट में कमी होता है। अब आगे देखिए 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? व्हिटकर ने किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की? मैक क्लिंटॉक ने किया था। आगे देखिए पॉइंट, कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया तथा साइटोसिन हो गया। फिर से एक बार देखिए इसको, कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया तथा साइटोसिन हो गया। अब ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़ हैं। अब चमगादड़ के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं वो जो कौन कौन से आते हैं रात्रिचर जंतु? मच्छर हो गए, चमगादड़ हो गए एवं उल्लू हो गए। अब देखिए कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। तो साधारण नाम एक तरफ है, एक तरफ वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, तेंदुआ का पैंथेरा पारडस, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, शेर का पैंथेरा लियो, मटर पाइसम सटाइवम, बिल्ली फेलिस कैटस, मेढक राना टिग्रिना, धान ओरिजा सताइवा, सरसों ब्रेसिका कैम्पेट्रिस, चना सीसर एरिएटिनम, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, गाय बॉस इंडिकस, आम मैंगीफेरा इंडिका।
अब ये हो गया। अब आगे पॉइंट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में होता है। फिर से देखिए क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? ग्रेना एवं स्ट्रोमा में होता है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोयासनिन के कारण होता है। अब देखिए, मानव हृदय का बायां नीले प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण धमनी में भेजते हैं। फिर से इसको एक बार देखिए, मानव हृदय का बायां नीले प्रकोष्ठ पूर्णतः मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? फफूंद। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवक एवं शैवाल से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। अधिकांशतः कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? बात तंत्र द्वारा, यानी इंग्लिश में इसको ट्रैकिया बोलते हैं। पुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने में लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण है? लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम? सोरोसिस। सर्पों की 20 ग्रंथियां किस अंग के समान होती है? कशेरुकी प्राणुओं की लार ग्रंथियों के। निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुक्ता भारत के किस चट्टान में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? सेलोदभिद। आगे देखिए, घटपर्णी जो है कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियां के पर्ण फलक घटक यानी घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट। फिर से देखिए इसको, कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट। सबसे बड़े अकशेरुक जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होते हैं तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। प्रकंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइजोम। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेनिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है पर बच्चे नहीं? एकिडना। आगे देखिए, जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। ठीक है, फिर से इसको एक बार देखते हैं। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। आगे देखिए, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सील किस प्रकार का प्राणी है? स्तनपायी। वर्ग किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेकर्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी। आगे देखिए, अफीम मॉर्फिन पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। अफीम या मॉर्फिन जो है पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन की गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुदभिद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेरोफाइट। अब देखिए, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे में कौन है? मेढक है। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। पिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में हुआ था। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्म से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, फिर अजगर हो गया, फिर कंगारू हो गया। आगे देखिए, किन कशेरुक जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप, रेप्टाइल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा द्वारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा, अपरा को। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी, वार्म ब्लडेड।
आगे देखिए विज्ञान की पेलियोंटी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। फिर से इसको एक बार देखिए, विज्ञान की पेलियोंटी में नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। लिग्लिन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवावस्था में बनते हैं? एस प्रवावस्था में। डूबने से हुई मृत का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम। पपीते का पीला किस कारण होता है? कैरिका जेंथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेवेनेरियन नामक शैवाल से। ये इसको भूरी शैवाल भी इसको बोलते हैं। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ठीक है, आगे देखिए, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह जाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस प्रकार को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसियम फिश। बिस्फेनॉल ए यानी BPA क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। फिर से इसको देखिए एक बार, बिस्फेनॉल ए BPA क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुक्ता किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणु से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य बीकर उपस्थित होता है? जाइमेज। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभावित का नियम। क्यूनिन अथवा क्यूनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिंकोना की। मेंडल ने अपने वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी यानी मटर को। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य। अब देखिए आगे, सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव है। अब और आगे पेज में देखते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? प्लीहा में। प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति में, सेल वॉल। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किससे प्रतिपादित किया था? जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविकता। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव्य हो गया, केंद्रक द्रव्य हो गया। फिर से देखिए, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 को। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन से है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीव का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव। इसको इंग्लिश में जीव द्रव को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। द्विनाम पत्ती के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु से। प्लाज्मोडस माता से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र यानी स्टोमाटा खुल जाते हैं? पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी कॉय को।
प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन। कब? 1959 ईस्वी ने किया था। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगमय। अब देखिए एक घेरा में दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। फिर से देखिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ये जो है ना केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म इसको बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेप्रोटैक्सीफोलिया। आगे देखिए, पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। फिर से देखिए, पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। आगे पेज में देखिए पोषक के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर के ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 बसीय अम्ल का है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। फिर से देखिए, मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। आगे देखिए, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। आगे देखते हैं हम लोग, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह, आयरन की। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? रेनिन। मानव शरीर में प्रोटीन एक किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा किराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य किरणें। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी व B3 को। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। फिर से देखिए, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? इसमें एमाइलेज की उपस्थिति के कारण होता है। दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। आगे देखिए, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। विटामिन होता है आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। फिर से देखिए, विटामिन होता है आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडार के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। अब देखिए आगे वो पेज। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ
कौन से हैं? पौड यकृत तेल है, शक्कर कैद है, गाजर है, पालक आदि हैं। मनुष्यों में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोक्वालामीन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी2। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी एवं सी। पेलाग्रा और स्कर्विक नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा हो गया विटामिन बी3 और स्कर्विक विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? स्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? फिर से देखिए, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन। इसको बी1 बोलते हैं थायमिन को। भोजन में रेशो का महत्व देखें। इंपॉर्टेंट ऑफ फाइबर्स इन फूड। भोजन में रेशो की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। आगे पॉइंट है, रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। आगे देखिए, दीर्घ मात्रिक खनिज मैक्रो मिनरल्स के बारे में। एक तरफ खनिज तत्व है, एक तरफ महत्वपूर्ण इसका क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो है दांत और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिका एवं पेशियों के कार्य करता है। फास्फोरस का देखिए, दांतों और हड्डियों की रचना करना। अम्ल क्षार संतुलन एटीपी डीएनए है। गंधक, इसमें इसका महत्व है अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक है। पोटेशियम, इसका महत्व है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। क्लोरीन, क्लोरीन का महत्व है जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करना। सोडियम, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। अब मैग्नीशियम देखिए, इसमें ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का घटक है। अब देखिए, एक तरफ खनिज है, एक तरफ प्रमुख इसका स्रोत है। तो लौह है, तो लौह का प्रमुख स्रोत केला एवं खजूर है। पोटेशियम का पालक, आयोडीन का आयोडीन युक्त समान नमक, कैल्शियम दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म या इसको बोलते हैं मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। आगे देखिए, विटामिन डी के अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाता है। विटामिन के कार्य देखिए, विटामिन उपापचयी यानी उपापचयी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन, एक नाम हो गया, स्रोत हो गया, उसका कार्यकी पर प्रभाव और कमी का प्रभाव देखिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। इसका स्रोत क्या है? कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिका। इसका कार्यकी पर प्रभाव दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। इसका कमी का प्रभाव क्या है? कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। ऐसा ही देखिए, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। इसका स्रोत क्या है? मक्खन हो गया, यकृत हो गया, मछली का तेल हो गया, गुर्दा हो गया, अंडे हो गया, ईस्ट हो गया, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है। और इसका कार्यकी पर प्रभाव, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि होता है। अब देखिए, कमी का प्रभाव इसका सूखा रोग, इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलासिया। वयस्कों में रिकेट्स बच्चों में होता है। वयस्कों में रिकेट्स बच्चों में होता है। अब देखिए, विटामिन ई का, इसका पहले तो रासायनिक नाम टोकोफेरॉल हो गया। इसका स्रोत क्या है? तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन हो गया। कार्यकी पर प्रभाव, कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। कमी का प्रभाव, जनन क्षमता में कमी होगा, एपिथेलियम कमजोर होगा। विटामिन के, पहले तो रासायनिक नाम फिलोक्विनिन हो गया। स्रोत हरी सब्जी, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया।
कार्यकी पर प्रभाव, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। और इसका कमी का प्रभाव क्या है? चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। अब देखिए जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोलुबल विटामिन। इसी तरह नाम हो गया, स्रोत हो गया, कार्यकी पर प्रभाव हो गया, कमी का प्रभाव। अब देखिए B1, पहले B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो गया, इसका स्रोत क्या है? अनाज हो गया, फलिया, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम्स का घटक है। इसका कार्यकी पर प्रभाव क्या है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। कमी का प्रभाव बेरी रोग होता है इससे। B2 राइबोफ्लेविन के कमी का इसका रासायनिक नाम है। इसका स्रोत हो गया पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। कार्यकी पर प्रभाव देखिए, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD फैड तथा FNM का घटक है। इसकी कमी का प्रभाव किलोसिस रोग हो जाएगा। विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल, इसका स्रोत क्या क्या है? ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। इसका कार्यकी पर प्रभाव उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक है। इसका कमी का प्रभाव क्या है? पेलाग्रा रोग हो जाएगा। विटामिन B5 पेंटोनेथेनिक अम्ल, इसका स्रोत है अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। इसका कार्यकी पर प्रभाव देखिए, कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम A का घटक है। कमी का प्रभाव क्या 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 है? चर्म रोग होगा, वृद्धि कम होगा, बाल सफेद होगा, जनन क्षमता कम होगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, इसका स्रोत क्या क्या है? दूध हो गया, ईस्ट हो गया, अनाज, मांस, यकृत। कार्यकी पर प्रभाव देखिए, अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम। कमी का प्रभाव देखिए, रक्तहीनता, चर्म रोग हो जाएगा, पेशीय ऐंठन हो जाएगा। विटामिन B7, इसका पहले रासायनिक बायोटीन, स्रोत हो गया मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। कार्यकी पर प्रभाव बसीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण। कमी का प्रभाव इसमें चर्म रोग, बालों का झड़ना। B9 फॉलिक अम्ल समूह, इसमें इसका स्रोत है हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां। कार्यकी पर प्रभाव वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण और DNA का संश्लेषण। कमी का प्रभाव रक्तहीनता, वृद्धि में कमी। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसका स्रोत है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया। कार्यकी पर प्रभाव वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। और कमी का प्रभाव देता है रक्तहीनता, तंत्रिका तंत्र के विकार हो जाएगा। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, इसका स्रोत है आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर। कार्यकी पर प्रभाव अंतरा कोशिकीय सीमेंट या कोलेजन जंतुओं। कमी का प्रभाव स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन। अब देखिए आगे, विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। अब आगे पेज में देखिए, आगे पेज में नया चैप्टर है पादपों की आकारकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? पर्याप्त प्रकाश के अभाव में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकार में अधिक होती है? लाल में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने को प्रक्रिया को क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? प्रकाश संश्लेषण। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एबिसिसिक अम्ल व इथाइलिन। फिर से देखिए इसको, वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एबिसिसिक अम्ल व इथाइलिन। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण का। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का स्रोत है? क्लोरोप्लास्ट में। यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो क्यों मर जाते हैं? परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत। इसको मलबरी इंग्लिश में बोलते हैं शहतूत को। देखिए, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस।
जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियां का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट में। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ मूल यानी प्रोप रूट। परजीवी पौधे अपने पोषक यानी होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूसांग द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियों किस में रूपांतरित होता है? कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें, फाइबरस रूट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीज पत्रीय पौधों में। कौन सा अमरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किससे कहा जाता है? बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज। अब देखिए, एक तरफ पादप है और एक तरफ प्रयोग योग भाग है। देखिए, लहसुन और प्याज का सल्कंद प्रयोग योग भाग क्या है? इसको प्रयोग करते हैं सल्कंद। हल्दी अदरक का प्रकंद। अरबी जिमीकंद धनकंद। आलू कंद और स्तंभकंद इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। हार्मोन्स बीकर को एंजाइम से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं से पूर्णतया प्रयुक्त होता है। फिर से देखिए इसको, हार्मोन्स और बीकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तने का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। अब देखिए आगे चैप्टर में कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? विकास के 4-5वें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 गो। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कोड में होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है दंत बल्ले यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनेमल। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिससे स्टेपिस कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़ी। मानव शरीर के डिम्ब वाहिनी नली में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। फिर से देखिए, मानव शरीर के डिम्ब वाहिनी नली यानी इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु डिम्ब वाहिनी को निषेचित करती है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत 65% होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? जबड़े की। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन सा रक्षा करता है? उल्ब। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लैक्निक गुहा। फिर से देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लैक्निक गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला द्वारा। कंडा किससे जोड़ती है? कंडा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंडर। पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं। कंडा को किससे जोड़ते हैं? पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं। स्नायु को इसको इंग्लिश नेम है लिंगामेंट। किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु एवं कंडा कैसे उत्तक है? संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? देखिए फिर से, स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती है? यह होती है हैवेसियन नलिकाओं के कारण। हैवेसियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कौन लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थित होता है? लाल रुधिराणु आरबीसी। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होते हैं? केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? ऑस्टियोक्लास्ट।
अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतक से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? अचल संधि द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस से। मनुष्य, आप देखिए, मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां ईसियम, इलियम, प्यूबिस उपस्थित होते हैं। फिर से देखिए, मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां ईसियम, इलियम एवं प्यूबिस उपस्थित होते हैं। अब देखिए आगे टॉपिक श्वसन तंत्र, इसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन क्रिया करते हैं? श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। श्वासोच्छवास यानी ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17% होती है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज में को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है? लैक्टिक अम्ल में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिका में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए, ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? ATP अणु में। पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है CO2 एवं पाइरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन एनारोबिक रिस्पायरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। फिर से देखिए, ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऊर्जा, फिर से देखिए, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार का होता है? संक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किन्वन अर्थात अनऑक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था, ईस्ट में किया था। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया था? फुसफुस धमनी द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुसफुस शिरा द्वारा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग श्वसन मापी से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। फिर से देखिए, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तित नहीं होता है? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होता है। 72 बार मिनट होता है। अब देखिए, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय घटक के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन।
पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में, यानी गैल ब्लैडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रमांकुचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? HCl। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करता है? यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाया जाता है? यकृत। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद कौन सा है? क्या है? ग्लूकोज। और फिर से देखिए, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। मांस गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। फिर से देखिए इसको, मम्स गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है मम्स या गलसुआ, जिससे पैराटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। लैंगर हैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में। मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? अग्नाशय में। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपैरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? ब्रेक यानी किडनी पर। मानव शरीर में पाचक का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होता है अवशोषण के द्वारा, अवशोषण के लिए। फिर से देखें, मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? ब्रिक यानी किडनी द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होता है? जस्ता। अब देखिए, मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। ठीक है, अब आगे देखिए, उत्सर्जन। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में होता है। एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं रक्त अपवहन, इसको इंग्लिश में डायलिसिस बोलते हैं। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्रावन को प्रोत्साहित करते हैं? डाययूरेटिक। बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। हेमिकार्डेटस अंग के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ यानी। चलिए आगे देखते हैं, विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जित अंग। एक तरफ जंतु है और दूसरी तरफ मुख्य उत्सर्जित अंग। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित अंग हो जाएगा वृक्क, अमीबा का त्वचा व रिक्तिका, केचुआ का उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली का हरित ग्रंथियां, फीता कृमि का फ्लेम कोशिकाएं, आर्थ्रोपोडा मैलपीगी नलिकाएं, सिलेंट्रेटा त्वचा व मुख। ब्रिक में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। फिर से एक बार देखिए, ब्रिक में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटिन। ब्रिकों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। आगे देखें, मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर प्रति मिनट। ब्रिक नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का।
ब्रिक के चारों ओर पाए जाने वाला झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? ब्रिक यानी किडनी से। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक यानी अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक यानी यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। फिर से देखें, केचुआ मुख्य रूप से अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर वह यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। कशेरुकी जंतु में उत्सर्जित अंग देखिए, एक तरफ है उत्सर्जित अंग और दूसरी तरफ है उत्सर्जित पदार्थ। तो किडनी यानी ब्रिक में रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन होता है। फेफड़े लंग्स अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत लीवर नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। आंत इंटेस्टाइन कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। आगे देखिए, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टालिसिस। अब देखिए, डाइयूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। अब आगे चैप्टर हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण कहाँ स्थित होता है? मेडुला एब्लोगेटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल यानी मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग, फ्रंटल लोब। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग रोम्बेसिफेलॉन। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा, इंसोम्निया या स्लीपलेस। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्र। औसतन एक समान मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कोड। सेरिब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होता है? मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियां के श्रवण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? पैरा अनुकंपी तंत्र द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया से। फिर से देखें, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया से। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? पीनियल ग्रंथि और हैबेनुला। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम की। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 गो। कौन कौन है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिका कक्ष यानी एक्सन। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका कक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में। अब देखेंगे एक तरफ चिकित्सा उपकरण है और इसका उपयोग क्या क्या है। तो सीटी स्कैन है, इसमें शरीर में असामान्यता के लिए किया जाता है उपयोग। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्व की जांच में। पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में।
अब आगे देखते हैं मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र है? सेरिब्रम। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स। अब देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। अब आगे देखेंगे हम लोग नया चैप्टर, वो चैप्टर का नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? श्वेत रक्त कणिका यानी WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? O समूह का। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 pH तक। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? प्लीहा में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। ऊपर वालों को सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वालों को डायलोसिस बोलते हैं। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजित उत्तक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? A अथवा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के कारण। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटों को किस नाम से जानते हैं? पहले फिर से सुनिए। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है ग्लूकोज का माप। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं हम लोग देखेंगे। देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, ये तीनों मिलकर क्या बनेगा? थ्रोम्बिन। अब आगे देखिए थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन, ये जो दोनों मिलकर फाइब्रिन बनेगा और फाइब्रिन प्लस रुधिराणु रक्त का थक्का बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैव प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाला धमनी क्या कहलाता है? हृदय धमनियाँ यानी कोरोनरी आर्टरीज। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग 90% होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थाइब्रिन एंजाइम के कारण होता है। फिर से देखिए, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? सोडियम का। एंजाइम एक प्रकार का है जैव उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा यानी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। अब देखिए हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगा अगर अत्यधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो। एनीमिया रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड के कारण। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सेफिनस सिरा यानी पैर में उपस्थित होता है जो है। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? 1200 प्रति सीसी। 12,000 सीसी। देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? 12,000 प्रति सीसी। रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, इसको बोलते हैं एरोटा। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन। रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पिग्नोमैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह देखिए, पहले हृदय में, फिर महाधमनी में
फिर धमनी में जाएगा, फिर धमनिकाय में, फिर कोशिकांग अंग में जाएगा। अशुद्ध रक्त का एक प्रवाह है। कोलेस्ट्रॉल की समान सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से लेकर 260 mg प्रति 100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? RBC। अब देखिए रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य, तो हृदय है, तो हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। धमनियाँ, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचता है। शिराएं, अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचता है। कोशिकाएं, धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन है। आगे देखिए रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। अब देखिए रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ, रक्त प्लाज्मा, ये जो है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन ऑस्टोमोटिक दाब पर स्थापित करता है। एल्बुमिन। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन, ये जो है रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? A, B और AB होगा। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या समानतः कितनी होनी चाहिए? 1,50,000 से 4,50,000 तक होना चाहिए। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14.5 ग्राम। अब देखिए पेप्सिन है, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। अब यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, देखिए समूह दिया हुआ है, संभावित रक्त समूह और असंभावित रक्त समूह। तो हम लोग समूह और संभावित समूह ही खाली देखेंगे, ठीक है। तो देखिए समूह में एक तरफ स्टार्टिंग में माता है और एक तरफ उसके बाद पिता होते हैं। तो देखिए अब ओ गुने ओ संभावित रक्त समूह ओ हो जाएगा। अब देखिए ओ गुने ए बनेगा ओ ए। फिर देखिए ओ गुने बी ओ बी। अब माता का ओ होगा गुना पिता का ए बी, तो इसका संभावित रक्त समूह ए बी बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ ए बी होगा तो संभावित रक्त समूह ओ नहीं बनेगा, ठीक है। फिर से देखिए जहाँ अगर माता ओ है और पिता ए बी है तो संभावित रक्त समूह ए और बी बनेगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब ए गुने ए तो संभावित रक्त समूह ए और ओ बनेगा। फिर देखिए ए गुने बी तो बनेगा ए बी ओ ए बी। अब देखिए यहाँ पर ए है गुने ए बी, तो देखिए संभावित रक्त समूह ओ यहाँ नहीं बनेगा, बनेगा क्या? ए बी यानी ओ छोड़ा कर सभी बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए बी गुने बी तो संभावित रक्त समूह बी ओ हो जाएगा। बी गुने ए बी तो देखिए ओ छोड़ा कर हो गया यहाँ पे, तो ओ छोड़ा कर सभी हो गया ए बी। अब ए बी गुने ए बी तो बनेगा संभावित रक्त समूह ए बी। अब आगे चलिए। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखिए रक्त संबंधित समस्याएं, उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन, निम्न रक्तदाब हाइपोटेंशन। देखिए यहाँ अच्छा से देखिए, उच्च रक्तदाब बोलेगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा और निम्न दाब बोलेगा तो हाइपोटेंशन। अब आगे देखते हैं। हीमोफीलिया, आघात से रक्तस्राव होता है। अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी होता है यहाँ पे अरक्तता से। अब देखिए धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। अब इसके बाद एक नया चैप्टर आएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन को स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में पैराअबटू ग्रंथि यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होने वाला पैराअबटू हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरॉक्सिन में। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है।
थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रीनेलिन। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सी में बोलेगा तो 37 डिग्री सी, और केल्विन में बोलेगा तो 310 केल्विन। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित होता है। देखिए, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित होता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकान का निर्माण नहीं होगा। आगे देखिए, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करते? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिकाएं, एक तरफ हार्मोन है और शरीर में उसका भूमिका क्या है हार्मोन का? तो देखिए, सोमेटोस्टेटिन इसका काम है वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकोचन को प्रेरित करता है, और दूसरा स्तन ग्रंथियों से दुष्स्राव को प्रेरित करता है। अब देखिए, मेलाटोनिन यह जो है ना सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रीनेलिन इसी को एपिनेफ्रिन कहते हैं, दूसरा नाम है। इसका पहला पॉइंट है हृदय स्पंदन, रुधिर दाब व श्वसन का नियमन करता है, और दूसरा देखिए शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है एड्रीनेलिन। एस्ट्रोजन ये जो है स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है, और दूसरा स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। अब प्रोजेस्टेरॉन के बारे में देखेंगे। इसका गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है प्रोजेस्टेरॉन का, और दूसरा क्या है? गर्भाशय बनाए रखने में सहायक होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये जो है पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। इसका दूसरा पॉइंट पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, और इसका तीसरा पॉइंट पेशियों के विकास में सहायक होता है। एक रेनिन है, इसका एल्डोस्टेरॉन के स्रावन को प्रेरित करता है, और दूसरा पॉइंट प्लाज्मा प्रोटीन यानी एंजियोटेंसिनोजन को एंजिटेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ाता है। एड्रेनालिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायूरेसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाता है? मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है? अग्नाशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है? थायराइड। अब देखिए, ग्रंथि एवं हार्मोन, एक तरफ है ग्रंथि है, एक तरफ हार्मोन। तो अग्नाशय जो है ग्लूकेगॉन है हार्मोन इसका। अब पीयूष ग्रंथि का थायराइड उद्दीपक हार्मोन अधिवृक्क कार्टिसोल, और वृक्क का हार्मोन क्या नाम है? विटामिन डी। देखिए, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। देखिए फिर से एक बार देखिए, ग्रंथि उसका हार्मोन। अग्नाशय का हो गया ग्लूकेगॉन। पीयूष ग्रंथि का थायराइड उद्दीपक हार्मोन अधिवृक्क का कार्टिसोल, और वृक्क का विटामिन डी है। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है कोलोस्ट्रम। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता।
मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? पैरावटू। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल एवं लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आप देखिए यहाँ पे मुख्य ग्रंथियाँ, इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में। तो एक हाइड्रेरियन ग्रंथियाँ, इसका काम क्या है? नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करता है। आगे देखिए यूट्रिकुलर ग्रंथियाँ, इसका काम है कॉकरोच एवं कीटों के मादा जनन नांगों की ग्रंथियाँ हैं। ये आंत ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होता है। श्लेष्म ग्रंथियाँ मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ स्तनियों तथा केंचुओं के नर जनन नांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं। कॉपर ग्रंथियाँ, ये जो है स्तनियों की नर जनन नांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं। और बाइटेलाइन ग्रंथियाँ, ये जो है प्लेटीहेलमिन्थेज प्राणियों के जनन नांगों में पाई जाती है। फीमोरेल ग्रंथियाँ सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती है। वसा ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ हैं। स्वयं रेडन ग्रंथियाँ मेढक के कशेरुक स्तन के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियाँ स्तनियों में दूध का स्राव करती है। सेरुमिनस ग्रंथियाँ स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। लैक्राइमल ग्रंथियाँ ये नेत्रों में उपस्थित होते हैं। डिप ग्रंथियाँ संयुक्त नलाकार ग्रसनीय ग्रंथियाँ जो म्यूकस यानी श्लेष्मा स्रावित करती है। आगे देखिए हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्मा कहते हैं। देखिए फिर से बोलते हैं, हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नया चैप्टर, उसका नाम है रोग एवं उपचार, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आना किस रोग के लक्षण है? मेनिंजाइटिस का है। शिशुओं में अतिसार का कारण क्या है? रोटावायरस। बातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। बातोत्माद, फिर से देखें, बातोत्माद हिस्टीरिया रोग इसको बोलते हैं। ये जो है युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होता है? दृष्टिपटल। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़े से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। आगे देखिए मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? प्रोटोजोआ। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? सैलोमोनेला बैसिलाई। मम्स हो गया, रेबीज एवं हर्पिस आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। रॉयल हीमोफीलिया। अब देखिए भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी बाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो ब्रिक के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। साल्क टीके का आविष्कार जॉनी साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? बेरी रोग। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख
सबसे अधिक प्रभावित होता है। फिर से देखिए इसको, हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? अस्थि रंध्रता के लिए यानी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। कौन सा मच्छर जिका वायरस होता है? एडिज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफजी बेंटिंग ने किया था। अब देखिए, पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुसफुस प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख यानी ईईजी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ द्वारा। समान जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो वायरस विषाणु के द्वारा। एनोसिमिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति की कमी से। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया एवं टिटनेस। ये डीपीटी पर ही इसका नाम पर है। डी से डिप्थीरिया, पी से काली खांसी से और टी से टिटनेस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जीवाणु जनित रोग है एक तरफ कारक जीवाणु है। हैजा हो गया, कौन सा कारक जीवाणु द्वारा? वेब्रियो कॉलरी द्वारा। डिप्थीरिया कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई द्वारा। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। कोढ़ माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी द्वारा। टिटनस क्लस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। प्लेग पास्टुरेला पेस्टिस। काली खांसी बोर्डीटेला पर्टुसिस। निमोनिया डिप्लोकोकल निमोनी। गोनोरिया नेसेरिया गोनोरहई। सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडियम। सुजाक गोनोकॉकस गोनोरहोई। अब देखिए, एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? गोल कृमि यानी राउंड बर्न। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग एचआईवी नामक विषाणु से होता है जिसमें आरएनए में प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स वायरस यानी HTLV-3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाइयाँ कौन सी है? जीडोबुडीन, इसको दूसरा नाम है एजिडोथाइमिडीन। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक होता है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? हीमोग्लोबिन की। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वरदानता से अधिक प्रभावित होते हैं, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एड्स छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है यानी पैथोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, ब्राइट्स रोग शरीर के प्रभावित होता है गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों से संबंधित रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक की कमी से। सफ़ेद कीट्स किस फसल का रोग है? सरसों का। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना। भिंडी में पीत बर्न सिरा रोग किस कारण होता है? सफ़ेद मक्खी से। आगे देखिए, खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? काला कीट और स्मट। धान का टुंगरो विषाणु
किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फूद के द्वारा। बर्ड फ्लू यानी H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG यानी बैसिल क्लेमेट ग्यूरिन का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग का नाम है एक तरफ रोग के लक्षण है। कॉसिडोसिस रक्तस्रावी आंत शोध खूनी पेचिश होता है। बेबेसिएसिस तीव्र ज्वर रक्त अल्पता। थीलेरियोसिस इसका लक्षण है तीव्र ज्वर बाह्य लसिका ग्रंथिया में सूजन। एनाप्लाज्मोसिस लाल रक्त कणों का विनाश। ट्रिपनोसोमिएसिस इसका लक्षण है ज्वर और रक्त का आना। ट्राइकोमोनिएसिस गर्भपात व बांध्यता। विषाणु जनित रोग देखिए, एक तरफ रोग है एक तरफ कारक विषाणु है। छोटी माता का विषाणु का नाम क्या है? बैरिसेला वायरस। खासरा का मोरबिली वायरस। पोलियो का पोलियो वायरस। रेबीज का रेबीज वायरस। चेचक का बैरियोला वायरस। जननांग हर्पिस का हर्पिस वायरस। एड्स का ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस वायरस। इन्फ्लुएंजा का मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। गलसुआ मम्प्स वायरस। जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स बेजिनेलिस। डेंगू वायरस। कोविड-19 कोरोना वायरस। अब आगे देखें, यकृत शोथ कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? बेक्ट। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? रुधिर को करता है। ग्लाइकोमा किस संघ का रोग है? नेत्र का है। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? विषाणु से। रक्त में आरएच क्या है? प्रतिजन है। अब देखिए कोरोना वायरस एवं कोविड-19 के बारे में देखेंगे। कोरोना ऐसे विषाणु का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो समान जुकाम से लेकर मर्स व सार्स तक हो सकते हैं। एक थोड़ा सा बॉक्स में इसको थोड़ा हम लोग देख लेंगे। इसके पहले बीटा कोशिका बी कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। फिर से देखिए इसी को, बी कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करता है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। अब कोविड-19 के बारे में आगे देखिए। वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुका है, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब देखिए कोविड-19 के लक्षण क्या क्या है। इसका सामान्य लक्षण देखिए, बुखार हो गया, सूखी खांसी हो गया, थकान। कम सामान्य लक्षण, सिर दर्द का होना, शरीर के अन्य भागों में दर्द होना, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया या नेत्र श्लेष्म मक कलाशोथ आदि। अब इसका उपचार क्या है? इसका उपचार देखिए, विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिक समुदाय के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत कम समय में कोविड-19 के विरुद्ध अनेक प्रतिरक्षा वैक्सीनों के विकास में सफलता प्राप्त की गई है। प्रमुख वैक्सीन निम्न है। कोविशील्ड है जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाया गया है। मॉडर्ना यूएसए द्वारा। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा, जो भारत का ही है। कार्बोवैक्स ये भी भारत ही बनाया है। स्पुतनिक भी ये जो है रूस बनाया है। कोविड-19 जॉनसन ये जो है जॉनसन एंड जॉनसन जो नीदरलैंड का है। अब देखिए कोरोना बैक ये जो है साइनोवैक और चीन बनाया है। कोविड-19 से बचाव के उपाय, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी यानी लगभग 6 फीट रखना अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करना। दूसरा पॉइंट है, घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर या गमछा आदि का प्रयोग करना है। आगे पॉइंट देखिए, किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। आगे पॉइंट में देखिए, इस संबंध में सरकार व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। और आगे देखिए, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? एक तरफ रोग दिया है और एक तरफ कारक जीवाणु। उसका जीवाणु का क्या नाम है? तो हम लोग देखेंगे कि हैजा का जीवाणु का नाम है ब्रिब्रियो कॉलरी। डिप्थीरिया का कॉरिन बैक्टीरियम
डिप्थेरियाई। क्षय रोग का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कुष्ठ रोग का माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनेस का क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी बॉडी टेला पर्टोसिस। निमोनिया डिप्लोकोकल लिमोनी। गोनोरिया निसेरिया गोनोर हर होई। सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडम। सुजाक गोनोकॉकस गोनोर होई। अब देखिए टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? रेबीज वायरस। खसरा किन संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कार्टिकोलस कहते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण? हरे शैवाल। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT यानी डी फॉर डिप्थीरिया, P से पर्टिसिस और T से टिटनस। अब देखिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं क्षेत्र एवं उनके जनक। तो अनुवांशिक के जनक कौन है? जी मेंडल। सूक्ष्म जैविक के जनक लुई पास्चर। प्रतिरक्षा वैज्ञानिक के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। प्रोटोजोवा जनित रोग देखिए, एक तरफ रोग एक तरफ कारक प्रोटोजोवा है। मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइबैक्स। अमीबिएसिस एंटमीबा सिमलेक्स। कालाजार लिस्मेनिया यानी बालू मक्खी काटने से होता है। पायरिया एंटमीबा जिंजीवेलिस। सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा। अब देखिए फुसफुस धूलिमयता से कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक रोग ग्रस्त होते हैं। अब इसके बगल में थोड़ा सा देखिए कृषि जनित रोग है एक कृमि जो जनित रोग है। तो रोग है एक तरफ कारक कृमि है फाइलेरियसिस। इसका कृमि का क्या नाम है? बुचेरिया बैंक्रोफाटाई। और हो गया बुग्रिया तिमोरी। अब एक है टीनिएसिस। इसका कारक कृमि क्या है? टीनिया सोलियम। एक है एस्कोरिएसिस। इसका कृमि का नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। अब कवक जनित रोग देखिए, रोग और कारक कवक। एथलीट फुट, इसका कवक का नाम है ट्राइकोफाइटोन और दूसरा नाम माइकोस्पोरम। खाज अस्केरस स्केबिज। दाद ट्राइकोफाइटोन और एपिडमोरफाइटोन। अब देखिए पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग, इसमें देखिए कवक पादप रोग और रोगकारी कवक को देखते हैं हम लोग। आलू का विलंबित अंगमारी फाइटोफथोरा इन्फेस्टन्स द्वारा होता है। आलू का पूर्व अंगमारी आल्टरनेरिया सोलनी द्वारा होता है। मूंगफली का टीका सर्कोस्पोरा परसोनेटा। गन्ना का लाल विगलन कोलेटोट्राइकम फालकेटम। गेहूं का काला कीट पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। गेहूं का स्लथकंड अस्टिलेगो ट्रिटिसी। गेहूं का चूर्ण आसिता इरिसाइफी ग्रेमिनिस। क्रूसीफेर का सफ़ेद कीट अल्ब्यूगो कैंडिडा। बाजरा का मृदु रोमेल आसिता, इसके स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्रूसीफेर का मृदु रोमिल आसिता पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका। बाजरा का इरगॉट कवक का नाम है क्लेवीसेप्स स्विफोर्सिस। आलू का पर रुकिए। बाजरा का मृदु रोमेला आसिता स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्रूसीफेर का मृदु रोमिल आसिता पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका। बाजरा का इरगॉट क्लेवीसेप्स स्विफोर्सिस। आलू का वाट रोग सिनिकिट्रियम इंडोबायोटिकम। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। राई का इरगॉट रोग क्लेवीसेप्स परपुरिया। ब्राउन लीफ ऑफ राइस। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु देखिए। तंबाकू का मोजेक रोग टोबैको मोजेक वायरस द्वारा होता है। आलू का मोजेक रोग पोटैटो वायरस बाई द्वारा होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। फूलगोभी का मोजेक रोग फूलगोभी मोजेक वायरस द्वारा होता है। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस द्वारा होता है।
अब देखिए अजैविक पादप रोग कौन कौन है। नींबू में डायबेक रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। आंवले में आंशिक निक्रोसिस बोरोन की कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी। फूलगोभी में व्हीप हेटेल मॉलिबेडनम की कमी। चुकंदर में हार्ट रोग बोरॉन की कमी। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 की कमी। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी। अब देखिए जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक का नाम। आलू का शिथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। धान का अंगवारी रोग जैंथोमोनास ओराइजी। नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्रे। गेहूं का टुंडू रोग कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिके। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जैंथोमोनास मालवेसियरम। अब देखिए सेव गुलाब टमाटर का क्राउन गाल ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिमोसिएंस। आलू का स्कैब स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबजी। तंबाकू का शिथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। टमाटर का शिथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। अब देखिए विविध मिसलेनियस आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। एजोला एक जलीय फर्म है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नीलहरित शैवाल का सहचारी है। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? राइजोबियम जैपोनिकम। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया? मटर के पौधे पर। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया। जीवों में आनुवंशिकी लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? क्रोमोसोम द्वारा। पुष्प सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है? थायराइड। प्राणियों में आहार श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? ऊष्मा स्रोतक क्रिया से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल से। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारित हेतु किया जाता है? जीवाश्मों की किया जाता है। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होती है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समन्वित करना है। फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया यानी शैवाल से। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आंख से। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। देश का पहला बायो डीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणों में प्रयोग में लाया जाता है। एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान में। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पेंसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कृत्रिम रेशक को किस नाम से जाता है? रेयन। 2,4-D-24 डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शाकनाशी के रूप में। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? उपपरजीविता यानी सपैरासाइटिज्म। आँख की सुग्राह्यता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? पीला एवं हरा। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग में किया जाता है? रतन ज्योति या जेट्रोफा इसी को बोलते हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना एवं मक्का से। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? कुक्कुटों की यानी चिकन की। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी यानी व्हाइट एंट। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल्स डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नेको यानी NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनिज्म नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से है। CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर नापने के लिए। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक
तकनीक का प्रयोग किया जाता है? हेरोइन या नोस्कोपिन किस पादप से निर्मित की जाती है? अफीम पोस्ता से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? नर्तक यानी डांस करके पहचानता है। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को किस फिर से देखिए, पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल बॉन फ्रिस्क को वर्ष 1973 में मिला था इसको नोबेल पुरस्कार। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? बाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित उत्तक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? SA नोड। शीतल पेयों में किस पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होती है? कैफीन की। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेनेटिक्स कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने किया था। स्वान यानी डॉग्स उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रहण के लिए। जार्विक 7 एक जो है कृत्रिम हृदय है, इसका आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। ब्रिज की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर। आप देखिए थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनमें बीज आवरण रहित हो। अब आगे देखिए, कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेलुलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? निषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डेपोक विधि किस देश में पाया जाता है? ये लास्ट है, खींचिए हिंद देते हैं 5 मिनट ये खाली लास्ट है, समझा दो, समझ गया। बैटरी लास्ट है, सब वीडियो जो शूट करे वाला बैटरी लो रहा था आज इनका भर अभी एनर्जी बाबू, अभी 2 घंटा खींच सकते हैं। हल्का में ले रहा है, हल्का में ले, हाँ लग रहा आप सब ले रहे थे, आँख नहीं अंदर रहती, मारेंगे तुरंत रहती ना, जाके उन्हें गला के दूसरे सब एनर्जी आ जाएगा। एनर्जी है अभी, उन्हें नन देख रहे हैं, एकदम इधर उधर पड़ते वक्त नहीं देख रहे हैं। लग रहा कि आज नहीं तो कल चल जाएगा। क्या देखो भाई, चले के पढ़े के 1 मिनट 3 मिनट में इसको खत्म कीजिए। 3 मिनट में 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। बोलिएगा, स्टार्ट को चलिए। 1 मिनट। हाँ, पाया जाता है सेलुलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? निषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डेपोक विधि किस देश में विकसित हुई? फिलीपींस में। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिस्टियन बनार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? जया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 गो। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? चूहा में। मुख्य मच्छर विकर्षण पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? नीम से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून जो कि उत्तराखंड में है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की जाती है? इंटरफेरॉन। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। एंटीजन का इंग्लिश नाम एंटीजन ही है, प्रतिरक्षी का एंटीबॉडी। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटनरी थर्मामीटर से। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? भेड़। केसर पौधे के बतिकाग्र से प्राप्त होता है। बेटी बैगन क्या है? अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? होल्स्टाइन गाय। अब देखिए चिकित्सा संबंधित आविष्कारक के बारे में। तो विटामिन की खोज फंक। विटामिन ए मैकुलम, बी मैकुलम, विटामिन सी होलकर, विटामिन डी हॉपकिंस, सल्फर डॉग मैक।
गैर हार्ड डॉगमैक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेलमन, बैक्समैन अब्राहम, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ, होम्योपैथी हैनीमैन, मलेरिया परजीवी चिकित्सा रोनाल्ड रॉस, प्लेग पेचिस की चिकित्सा कीटा जाटो, लिंग हार्मोन स्टेनाच, ओपन हार्ट सर्जरी वाल्ट ली लेहल, गर्भ निरोधक गोली पिनकस, प्रथम प्रकनाली शिशु एडवर्ड एवं स्टेप्टो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विलियम इंथोवेन, एंटीजन लैंड स्टीनर, आरएनए फ्रेडरिक मिसर और जेम्स वाटसन और आर्क भी होता है इसका आरएनए का, डीएनए का जेम्स वाटसन तथा क्रेक, इंसुलिन फ्रेडरिक ग्रांट वेंटिंग, क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन, चेचे का टीका एडवर्ड जेनर, पेरामाइसिन फिनेल, टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच, पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क, बीसीजी, कैमलेट व कैमिलिग्विरिन, बैक्टीरिया लीवेनहॉक, रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर। एक थोड़ा सा देख लीजिए, धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है।